गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में कॉलर्स वाला पोर्शन हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब कॉलर्स वाले पोर्शन के बाद हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में, वो टॉपिक है एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन के लिए क्या कहता है कि देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ क्या है। देखिए, नाम से ही सरफेस और केमिस्ट्री। ठीक है, अब कहेंगे सर जी डेफिनेशन पहले की नहीं, एडजॉर्प्शन में काफी ज्यादा इसका यूज होता है, तो इस डेफिनेशन का वैसे कहीं पूछेगा नहीं क्या कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वो फिनोमिना जो सरफेस के ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस। जो सरफेस की प्रॉपर्टीज की इसमें स्टडी करेंगे उसे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब मैं नॉर्मली सबसे पहले बात करूं, देखिए कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। मैटर के दो पार्ट होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स या मैटर कंटेन्स टू पार्ट्स। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं मैटर के दो पार्ट होते हैं। जैसे मैं कोई भी एक मैटर दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने मैटर दिखा दिया और इस तरह से इसकी लाइनें कर दी। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैटर के दो पार्ट कौन कौन से हैं। ये पार्ट है, ये बाहर वाला है, इससे ये क्या है सरफेस। ठीक है, जो आपको अंदर बाहर से दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर पार्ट। कि मैटर का पहला पार्ट ये है सरफेस, दैट इज क्या एक्सटीरियर पार्ट, और दूसरा ये जो है अंदर, इसे हम लोग बोलते हैं बक, BULK, बक मतलब इंटीरियर पार्ट। ठीक है, कि मैटर के दो पार्ट हैं, एक एक्सटीरियर पार्ट में कौन आएगा सरफेस, और दूसरा इंटीरियर पार्ट में कौन आएगा बल्ब। तो दो पार्ट लिखे, कौन कौन सा लिखा, एक लिखा एक्सटीरियर और एक क्या लिखा इंटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर में हमने बताया क्या सरफेस, इंटीरियर में हमने क्या बताया बल्ब। ठीक है, ओके। अब कहता है यहां पर जो सबसे पहले फिनोमिना की हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, वो है एडजॉर्प्शन। क्या है? एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए एडजॉर्प्शन वाला फिनोमिना बहुत ही सिंपल है। एडजॉर्ब होना, एडजॉर्ब मतलब किसी के सरफेस के ऊपर आकर टिक जाना। जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर आकर मॉलिक्यूल्स का टिक जाना, उसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग बाहर जाते हैं, किसी रोड पर, सर्कुलर रोड पर घूम रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं घर पे आने के बाद हमारे कपड़ों पर डस्ट लग गई है। ठीक है, तो वो डस्ट क्या हो गई, हमारे सरफेस के ऊपर आकर एडजॉर्ब हो गई। मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये मार्कर के जो पार्टिकल थी, जो स्याही थी, वो इस पर जाकर टिक गई है। इसे क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। ठीक है, कि सरफेस के ऊपर आकर टिक जाता है उसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, जैसे हम लोग किसी बर्तन में पानी डालते हैं, तो पानी के ऊपर बर्तन में पानी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिनोमिना आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो भी क्या होता है? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में हम लोग बात करें कि एडजॉर्प्शन वो फिनोमिना है जिसमें सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और बल्क में जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। ठीक है, हम लोग क्या कहें कि भैया एडजॉर्प्शन जो है वो फिनोमिना है कि द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग, मतलब अपनी साइड अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, और रिटेन रखना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द molecules. The phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance कि किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के को अट्रैक्ट करना और उसे रिटेन करने का फिनोमिना on the surface of solid और liquid। सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पर क्या करना, उसे रिटेन करना। पहले उसको अट्रैक्ट करना, फिर उसको अपने सरफेस के ऊपर क्या करना, रिटेन करना। रिजल्टिंग, जिससे क्या हो, रिजल्टिंग ए हायर कॉन्सेंट्रेशन of
दैट सब्सटेंस, किस सब्सटेंस की, इस सब्सटेंस की, ऑफ दैट सब्सटेंस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस देन इन बल्क, कि बल्क से ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर हो, सरफेस पे हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डस्ट होती है क्लोथ्स पर, डस्ट ऑन क्लोथ्स। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या बोला, वाटर ड्रॉप्स ऑन पेन, ड्रॉप्स ऑन पेन। ठीक है। तीसरा हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एटसेट्रा। ठीक है। ये आप सबने ऑब्जर्व किया। जैसे आप अपने स्कूल में 2-4 दिन नहीं जाते हैं तो आप देखते हैं आगे बेंच के ऊपर जो है वो डस्ट पार्टिकल जमा हो गए हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल का उस बेंच के ऊपर जमा होना, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो क्या कह रहा है, कुछ तो हुआ होगा कि डस्ट पार्टिकल जो है वो सरफेस के ऊपर आकर जमा हो गए। तो हम लोग बोले कि भैया एडजॉर्प्शन हुआ क्यों। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये हमने कोई सब्सटेंस लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें एक सब्सटेंस जो है वो ये तो यहां पर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें उसको फोर्स लगाने वाले, उस सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाने वाले चारों तरफ है। इस ए सब्सटेंस नाम देते हैं। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाने वाले चारों तरफ हैं। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा, यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा, 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब मैं कहता हूं यहां पर बात करें कि एक मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर देखिए खींचने वाला किस तरफ है, नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ कोई खींचने वाला है, नहीं है। तो यहां पर नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है, नॉट 0। क्या होगा, ये अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स को खींचने की कोशिश करेगा। तो एडजॉर्प्शन क्यों हुआ, एडजॉर्प्शन इसलिए हुआ कि सब्सटेंस, सॉलिड और लिक्विड जो हम लोग ले रहे थे उसमें अनबैलेंस फोर्स था। देखिए अंदर जो मॉलिक्यूल है वहां पर नेट फोर्स 0 है, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स था उसमें फोर्स 0 नहीं है, तो वो अट्रैक्ट कर सकता है मॉलिक्यूल। किस लिए, बैलेंस करने के लिए फोर्स को। ठीक है, फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एडजॉर्प्शन क्यों हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, इट अकर्स ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स, इट अकर्स ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, क्या आप लोग कोई भी शूज वगैरह खरीद के लाते हैं, ठीक है, शूज वगैरह खरीद के लाते हैं तो उसमें एक पुड़िया से निकलती है छोटी सी। देखिए कभी शूज वगैरह खरीद के लाते हैं तो उसमें एक पुड़िया से निकलती है छोटी सी। वो पुड़िया क्या करती है, ठीक है, तो पुड़िया किस लिए होती है कि जो भी वो पुड़िया में क्या होता है, सिलिका जेल होता है उस पुड़िया में। तो पुड़िया क्या करती है कि जो भी गैसेस जूतों के अंदर बन रही होगी, उन शूज के अंदर बन रही होगी, उन सबको वो अपने ऊपर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। आप कोई वाटर बोतल लेके आते हैं बाजार से, तो उसमें भी आपको पुड़िया मिलती है। आपके घर में कोई फ्रिज वगैरह आ रहा हो तो उसमें भी वो पुड़िया मिलती है। क्यों, क्योंकि जो भी गैसेस, पॉइजनस गैसेस जो भी बन रही होंगी वो सारी उसके ऊपर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए वहां पर रखते हैं। तो दैट इज द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन। हम लोग बात करते हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम लोगों के मुंह पे जो डस्ट वगैरह लग जाती है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो सरफेस के ऊपर रहती है, देखिए सरफेस के ऊपर रहती है, अंदर थोड़ी चली गई डस्ट। हमारे कपड़ों पे डस्ट लगी, हमारे कपड़ों पे ही है ना, अंदर थोड़ी चली गई। ठीक है, हम लोग पानी डाले यहाँ पर तो यहीं पर सरफेस पे ही है, अंदर थोड़ी चला गया पानी। दैट इज द फिनोमिना ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है जिसमें सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो। आगे चलते हैं, देखिए अब कहता है उसके बाद आगे पढ़े। देखिए आपने कहा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का सरफेस के ऊपर आकर जमा होता है। भैया दो चीजें होंगी, क्या, एक तो मॉलिक्यूल्स हो गए जो सरफेस के ऊपर आकर जमा हो रहे हैं, और दूसरा ये सरफेस हो गया।
दूसरा ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, और एक वो मॉलिक्यूल्स हो गए जो सरफेस के ऊपर आकर जमा हो रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें, एक तो ब्लैक बोर्ड हो गया और एक मार्कर हो गया जिससे मैं इस पे लिख रहा हूँ, तो दो चीजें हो गई। इन दो चीजों को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर, उनको क्या क्या बोलते हैं, एक होता है एडसोर्बेंट। एक क्या होता है, एडसोर्बेंट, ठीक है। एक क्या होता है, एडसोर्बेंट। अब एडसोर्बेंट क्या होता है, एक दूसरी चीज भी लिख लेता हूं पहले। एक होता है एडसोर्बेट, एक क्या होता है एडसोर्बेट, और एक क्या होता है एडसोर्बेंट, ठीक है। अब कहता हूं मैं कि वो सब्सटेंस, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच, the substance on the surface of which adsorption takes place, adsorption takes place, ठीक है। कि वो सब्सटेंस जिसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है, इज नॉन एज क्या बोलते हैं, इज नॉन एज एडसोर्बेंट, उसे क्या बोलते हैं, नोन एज एडसोर्बेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इट इज यूजुअली, कैसा होता है ये, इट इज यूजुअली लिक्विड और क्या, सॉलिड। ये सरफेस जो सब्सटेंस होता है वो जनरली कैसा होगा, लिक्विड या फिर क्या होगा, सॉलिड। अब कहते हैं एडसोर्बेंट क्या होता है, तो सॉरी एडसोर्बेट क्या होता है, तो द सब्सटेंस विच इज get adsorbed on the surface of adsorbent is known as क्या, adsorbate, उसे क्या बोलते हैं, adsorbate, ठीक है। तो पहला क्या बोला कि द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि वो सब्सटेंस जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा होगा उसे हम लोग एडसोर्बेंट बोलते हैं। और वो सब्सटेंस जो एडजॉर्ब्ड हो रहा होगा, देखिए ये सरफेस था आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर टिक रहे हैं, तो इस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडसोर्बेंट हो गया, क्या हो गया, एडसोर्बेंट। और द सब्सटेंस विच इज गेट एडसोर्ब्ड, ये सब्सटेंस विच इज गेट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस, ये सब्सटेंस क्या हो गया, एडसोर्बेट। जो एडसॉर्ब होगा वो एडसोर्बेट होगा, और जिसके ऊपर एडसॉर्ब होगा वो क्या होगा, एडसोर्बेंट। मतलब जो सरफेस होगा वो क्या होगा, एडसोर्बेंट, और जो एडसॉर्ब हो रहा होगा वो क्या होगा, एडसोर्बेट। फॉर एग्जाम्पल जो आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल राइटिंग ऑन ए बोर्ड विथ चाक, बोर्ड के ऊपर लिखें चाक से, या फिर कैसे लिखें, मार्कर से, ठीक। राइटिंग ऑन ए बोर्ड, एक बोर्ड पर लिखें, किससे, चौक से लिखें या फिर किससे लिखें, मार्कर से लिखें। तो अब देखिए सरफेस किसका है, इस बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं हम लोग मार्कर से, सरफेस किसका है, बोर्ड का है, तो बोर्ड क्या होगा, एडसोर्बेंट, ठीक है, क्योंकि जो सरफेस प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, एडसोर्बेंट। ये क्या हो गया, एडसोर्बेंट। और जो एडसॉर्ब हो रहा होगा, कौन हो रहा होगा, चाक या मार्कर एडसॉर्बर है, तो वो क्या हो गया, एडसोर्बेट, ठीक है। अब मैं कहता हूं, जैसे हम लोग कह रहे थे डस्ट पार्टिकल हमारे चेहरे के ऊपर आकर जमा हो जाती है, तो डस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एडसोर्बेट, और हमारा चेहरा क्या हो गया, एडसोर्बेंट। डस्ट पार्टिकल बेंच के ऊपर जमा हो जाती है, तो डस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एडसोर्बेट, और बेंच क्या हो गई, एडसोर्बेंट, ठीक है। जो सरफेस प्रोवाइड करेगा वो एडसोर्बेंट है, और जो एडसॉर्ब हो रहा होगा वो क्या होगा, एडसोर्बेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहें कि द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस गैसेस का एडजॉर्प्शन होना, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, किसके सरफेस के ऊपर, मेटल्स के सरफेस के ऊपर, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, गैसेस का एडजॉर्प्शन होना मेटल के सरफेस पे इज नॉन एज
इज नोन एज क्या, ओक्लूजन, इज नोन एज क्या, ओक्लूजन। ठीक है, कि गैसेस का एडजॉर्प्शन होना मेटल के सरफेस पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओक्लूजन। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने फर्श पर पानी डाल दिया, ठीक है, फर्श पर पानी डालने के बाद पानी जो है वो क्या होगा, एडजॉर्बेट। फर्श क्या है, एडजॉर्बेंट है। ठीक है, अब उस पानी को अगर हटाना हो तो क्या करते हैं, पोछा लगा देते हैं। जैसे मैंने मार्कर से इस पे लिखा हुआ है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट के ऊपर टिक गया, इसे हम लोग रब करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रब करने को, मतलब एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट के ऊपर से हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, कि एडजॉर्बेट को हटाना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, from the surface of adsorbent। ठीक है, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर से एडजॉर्बेट को हटाना इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। ठीक है, कि मेटल के सरफेस के ऊपर से, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर से एडजॉर्बेट को हटाना इज नोन एज क्या, डिजॉर्प्शन। उसे हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। ठीक है, हम लोग कैसे हटा सकते हैं, बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए हमने क्या कहा कि अगर एडजॉर्बेट को हटा रहे हैं हम लोग एडजॉर्बेंट के सरफेस से, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। अगर एडजॉर्प्शन का फिनोमिना मेटल के केस में हो रहा हो, मतलब मेटल के ऊपर आकर गैसेस एडजॉर्ब हो रही होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओक्लूजन। ओक्लूजन का एग्जांपल है कि हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होना ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम। तो हाइड्रोजन गैस, अगर कोई गैस मेटल के सरफेस के ऊपर आकर एडजॉर्ब होती है तो उसे हम लोग ओक्लूजन बोलते हैं। नॉर्मली केस में हम लोग उसका एडजॉर्प्शन ही बोलेंगे, लेकिन मेटल के ऊपर आकर कोई गैस एडजॉर्ब हुई है तो उसे हम लोग ओक्लूजन बोलेंगे। अब कहता है कई फिनोमिना ऐसे होते हैं जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें एक साथ होती हैं, दोनों चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की बात भी करेंगे अभी, कि द प्रोसेस in which adsorption and absorption takes place simultaneously। ठीक है, the process in which adsorption and absorption takes place simultaneously is known as absorption। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, absorption बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सुना होगा आप लोगों ने पहले, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब होना, अंदर चले जाना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कहां बढ़ जाए, बल्क में बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं अगर किसी प्रोसेस में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो है वो दोनों चीजें एक साथ हो रही हो तो उसे हम लोग जॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने चौक देखे होंगे अपने स्कूल में, तो चाक देखे तो उसके ऊपर पॉलिश हो रखी होती है, ग्रीस हो रखी होती है उसके ऊपर। तो आप देखिए जितनी ग्रीस आपको बाहर दिखती है उतनी ग्रीस अंदर होती है उसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, जॉर्प्शन का। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस ऑन चाक, चाक के ऊपर जो ग्रीस होती है, जो पॉलिश हो रही होती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ जॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं क्या, कि वाटर ड्रॉप्स जो है क्लोथ्स पर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जॉर्प्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी ड्रॉप बाहर है उतनी, सॉरी ये नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रीस ऑन किसमें, चाक पे। चाक देखा होगा सबने स्कूल्स में, तो जब आप उसको चला रहे होते हैं तो जितना वो मुलायम आपको शुरुआत में लगता है उतना ही एंड तक लगता है। ठीक है, तो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जितनी बाहर से पॉलिश हो रखी है उतनी ही अंदर से हो रखी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में होता क्या है। अब कहता है आगे हम लोग बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन फिनोमिना की। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो एब्जॉर्प्शन की है।
एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब मैंने बोला था अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करना, अपने अंदर ले जाना उस चीज को, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बल्क में चली जाती है। इट इज ए बल्क फिनोमिना इन विच द पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब इन द बल्क। ये बल्क फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल्स कहां चले गए हैं, बल्क में चले गए हैं, उसे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें, कपड़े धोते हैं आप लोग, ठीक है, कपड़े धोने के बाद आपने निचोड़ दिया, फिर भी गीले हैं, क्यों? क्योंकि पानी कहां चला गया, कपड़ों के अंदर चला गया, दैट इज क्या, एब्जॉर्प्शन। अगर आप किसी चाक पर वाटर ड्रॉप्स डालते हैं तो वो पानी कहां चला जाता है, अंदर चला जाता है, दैट इज क्या, एब्जॉर्प्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब बल्क में चले जाना मॉलिक्यूल्स का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। वापस से एडजॉर्प्शन पे आ रहे हैं कि एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए आपके स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है, आप घर पे हैं, ठीक है। आप जब स्कूल में जाते हैं तो बेंच के ऊपर डस्ट पार्टिकल मिलते हैं आपको, आप थोड़ी जमाए या किसी से कह दिया होगा भैया डस्ट पार्टिकल डाल देना बेंच के ऊपर, नहीं होता ऐसा भी। तो डस्ट पार्टिकल अपने आप आए हैं, मतलब ये एडजॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाली प्रोसेस है। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो इसका डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आपने प्लस वन में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा, डस्ट पार्टिकल पहले एयर में घूम रहे थे, उसके बाद आकर वो आपके सरफेस के ऊपर, आपके बेंच के ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो गए। मतलब पहले डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, बाद में डिसऑर्डरनेस क्या हो गई, कम हो गई। डिसऑर्डरनेस पहले घूम रहे हैं जब डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, जब ये जमा हो गए तो डिसऑर्डरनेस कम हो गई। तो एब्जॉर्प्शन, इन एब्जॉर्प्शन रैंडमनेस विल डिक्रीज। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है, और डिसऑर्डरनेस मतलब डेल्टा एस, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर। उसके बाद बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कब तक होगा। अब देखिए एक चीज, आप 2 दिन स्कूल नहीं गए, आपकी बेंच पे डस्ट पार्टिकल है। 1 हफ्ता नहीं गए, आपकी बेंच पे डस्ट पार्टिकल है। 2 महीने नहीं गए, जैसे आप लॉकडाउन चल रहा है, आप 2-3 महीने बाद जब स्कूल जाएंगे तब आपकी बेंच पर कितने डस्ट पार्टिकल जमा होंगे, अगर आपको कोई बेंचेस पहले से ही साफ ना मिले तो। ढेर तो नहीं लगा होगा कि रेत का ढेर लग जाएगा, डस्ट पार्टिकल तो एयर में घूम रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कब तक होगा, डेल्टा जी नेगेटिव है, अपने आप स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो एब्जॉर्प्शन कब तक होगा, जब तक होगा, हमारे केमिस्ट्री में बोलते हैं क्या, जब तक कि उसका डेल्टा जी कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और जब डेल्टा जी 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी 0 मतलब प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो एब्जॉर्प्शन कब तक होता रहेगा, जब तक कि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम कितनी ना हो जाए, 0 ना हो जाए। अब इस पर क्या हुआ, इस पर हम लोग बोलते हैं कि जितने मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आकर टिक रहे हैं उतने ही सरफेस से हट रहे हैं, हमारे केमिस्ट्री में बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, डस्ट पार्टिकल की लेयर बनी, उसे साफ कर दो कपड़े से, वो डिजॉर्प्शन हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, जितने मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आकर टिक रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल सरफेस से हट रहे होंगे, मतलब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं तो एनर्जी कम होती जा रही है सरफेस की, सरफेस की एनर्जी कम हो रही है, मतलब डेल्टा एच कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल्टा एच नेगेटिव तो मतलब एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कई बार पेपर में सिर्फ ये पूछ लेता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों है। तो एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि उसका डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव किस लिए, क्योंकि जब मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो सरफेस की एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वैलेंसीज कवर हो रही है, सरफेस की एनर्जी कम हो गई। सरफेस की एनर्जी कम हो गई तो मतलब डेल्टा एच कैसा हो गया, नेगेटिव। उसके बाद बोला गया द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी। एब्जॉर्प्शन के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा होगा, डेल्टा एच मतलब H2 - H1, जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा होगा उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी। और 1 मोल एडसोर्बेट को अगर एब्जॉर्प्शन करना हो, 1 मोल एडसोर्बेट का अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो उसे हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक चीज हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, दैट इज क्या, थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी। थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी, थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। देखिए आप लोगों ने प्लस 1 में इक्वेशन पढ़ी होगी गिब्स हेल्महोल्ट्ज कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। अब आपने बताया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए,
फॉर स्पॉन्टेनियस। ठीक, आपने बता दिया कि एडजॉर्प्शन में सरफेस की एनर्जी कम होती रहती है, इसलिए डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा एस भी कैसा है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि डिसऑर्डरनेस कम होती जाएगी। ये नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब कहता है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। मेरी बात ढंग से सुनना यहां पर, +1 में स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया पढ़ा था आपने। डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है? अब डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने वाला कौन है? सिर्फ डेल्टा एच है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो कैसी होगी, पूरी पॉजिटिव होगी। तो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ, कब? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो कब स्पॉन्टेनियस होगी? जब डेल्टा एच किससे ज्यादा हो, टी डेल्टा एस से, क्योंकि वही नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव होगा तभी क्या होगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। दैट इज थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस, देखिए आपने पढ़ लिया इतना। एडजॉर्प्शन कहां होता है, सरफेस के ऊपर होता है, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है भाई, ओके। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, बल्क में होता है। तो ये कैसा फिनोमिना हुआ, बल्क फिनोमिना हुआ। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होती है, इज मोर ऑन सरफेस। एडजॉर्प्शन में कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होती है, सरफेस पर। इसमें कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन कहां पर, बल्क में, इन बल्क। ठीक, उसके बाद बात करें तीसरा, ये एक फास्ट प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, आप एक भी दिन नहीं जाओगे तो भी डस्ट पार्टिकल लगा मिलेंगे। ये एक स्लो प्रोसेस है। जैसे आप लोग अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाते हो खूब, तो रोज लगानी पड़ती, क्यों लगानी पड़ती? क्योंकि एडजॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, एडजॉर्प्शन जो है वो फास्ट प्रोसेस है। ये जो है इनिशियली मोर रेट, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी होता है, एंड स्लो डाउन नियर द इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम के पास पहुंचेगा तब ये धीरे हो जाता है। ठीक, क्योंकि उसके बाद रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, और ये जो है एब्जॉर्प्शन हमेशा यूनिफॉर्म रेट से होता रहेगा। ठीक, ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन में सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन में बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एडजॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन एक स्लो प्रोसेस है, और एडजॉर्प्शन में स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा होती है, बाद में धीरे हो जाती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्मली रेट से होता रहता है। अब कहता है एक चीज हम लोग बोले कि वाटर वेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वाटर वेपर्स, ठीक, को अगर हम लोग अनहाइड्रस CaCl2 में डालें, अनहाइड्रस CaCl2 के ऊपर अगर हम लोग वाटर वेपर्स को डालें तो वहां पर क्या होगा, और वाटर वेपर्स को अगर हम लोग सिलिका जेल पर डालें तो क्या होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वाटर वेपर्स को अनहाइड्रस CaCl2 पे डालोगे तो क्या होगा, और वाटर वेपर्स को अगर सिलिका जेल पर डालोगे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर अनहाइड्रस CaCl2 पे डालता है तो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब यहां पर कौन सा फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन। और अगर सिलिका जेल पर डाला तो वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, दैट इज क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक, कि वाटर वेपर्स को अगर अनहाइड्रस CaCl2 के ऊपर डालते हैं वाटर को, तो CaCl2 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और अगर उसी वाटर को अगर हम लोग सिलिका जेल के ऊपर डालते हैं तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला आपके घर में कोई भी हम लोग सामान लेते हैं तो पुड़िया आती है, ठीक है, सिलिका जेल की, उसके ऊपर पानी डालना, पानी उसके ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वहां पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन।
और अगर उसी पानी को हम लोग CaCl2 के ऊपर डालते हैं तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। बहुत बार पूछा जाता है ये, तो इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन on the basis of concentration, concentration के हिसाब से एडजॉर्प्शन की टाइप्स। तो दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक नेगेटिव एडजॉर्प्शन। समझने की बात है, क्योंकि लिखने के लिए आपके पास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, एडजॉर्प्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव जो आप एडजॉर्प्शन पढ़ रहे थे वही, कि कंसंट्रेशन कहां ज्यादा हो, सरफेस के ऊपर ज्यादा हो, तो उसे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन क्या कहता है, अगर एडजॉर्प्शन होने के बाद, एडजॉर्प्शन होने के बाद अगर बल्क में कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई तो उसे हम लोग नेगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नॉर्मल एडजॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर ही ज्यादा है, तो उसे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन अगर एडजॉर्प्शन होने के बाद, मतलब एक बार सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन हो गया, लेकिन उसके बाद अगर कंसंट्रेशन धीरे धीरे बल्क में बढ़ने लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे भैया, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन का टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट है दैट इज क्या, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की जो बात कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं, वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट के बीच में, ठीक है। क्योंकि देखिए एडसोर्प्शन कब हुआ, जब एडसोर्बेट किसके ऊपर आकर टिक गया, एडसोर्बेंट के ऊपर। तो हम लोग कह रहे हैं यहां पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एडसोर्प्शन पढ़ रहे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, किस किस के बीच में, एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट के बीच में। तो दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी है वो दो टाइप्स, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, या हम लोग इसे बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन, ठीक है। एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं केमीजॉर्प्शन, ठीक है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी बोल सकते हो और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमीजॉर्प्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर हम लोग इसको लैंगमुयर एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, किसको, केमिकल वाले को लैंगमुयर एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है क्या, कि अगर एडसोर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडसोर्बेंट के मॉलिक्यूल्स से फिजिकल फोर्सेस से जुड़े हुए हों तो उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में अगर फिजिकल फोर्सेज मतलब वीक वंडरवाल फोर्सेज, अगर एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में, अगर ये बात आपको याद रहेगी, दोनों में आप आराम से, क्योंकि पेपर में बार बार डिफरेंस पूछ लेते हैं दोनों के बीच में, तो अगर एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेज बने हुए हों तो उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। और अगर उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गई है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्यों हुआ, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेज, कि वीक वंडरवाल फोर्सेज थे किसके का बीच में, एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट के बीच में, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट, ठीक है।
ओके उसके बाद बात करें कि वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगी वो कम होगी, क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्सेस है, लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहां पर केमिकल फोर्सेस हैं तो एनर्जी ज्यादा होगी, हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हाई हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। आप कहते हैं तीसरा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक नहीं होता मतलब कोई भी गैस हो वो किसी भी सरफेस के ऊपर जाकर एड्जॉर्ब हो सकती है, बस किसी सरफेस के ऊपर थोड़ी कम होगी, किसी सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक। लेकिन यहां पर देखिए केमिकल बॉन्ड बनती है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो केमिकल बॉन्ड के लिए तो कंडीशन होती है, तो ये कैसा हो गया, स्पेसिफिक हो गया। केमिकल बॉन्ड पढ़ी थी ना, तो ये कैसा है, स्पेसिफिक है नेचर में, वो कैसा है, नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि कोई भी गैस किसी भी सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो सकती है, बस किसी पे थोड़ी कम किसी पे थोड़ी ज्यादा। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में नहीं होता ऐसा, क्योंकि हर एक एटम दूसरे एटम के साथ या हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करें चौथा कि इट इज मल्टी लेयर। ये जो है वो मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर क्यों, क्योंकि देखिए डस्ट पार्टिकल की एक लेयर बनी, उसके बाद दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी बन गई। ठीक है, आप लोग देखते हो काफी डस्ट पार्टिकल जम गए, उसके बाद एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम हो जाता है। ओके, मान गए एक बार। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये यूनिमोलिकुलर लेयर है। क्यों है, देखिए जैसे मैं बात करूं, ये सरफेस है, ठीक है, ये एड्सॉर्बेट आ रहा है और यहाँ पर इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गई। मान लीजिए एड्सॉर्बेंट सरफेस के ऊपर आकर टिक किया, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गई। अब नया एड्सॉर्बेट जो आएगा वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएगा, ठीक है, तो ये कैसा है, यूनिमोलिकुलर लेयर है और वो कैसा है, मल्टी लेयर है। उसके बाद बात करें, इसके लिए आपको कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्ड के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक, तो उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करें, क्या कि ये एक फास्ट प्रोसेस है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो एक रैपिड प्रोसेस है, और ये जो है दैट इज ये कैसी है, एक स्लो प्रोसेस है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, क्या अगला पॉइंट क्या है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या है कि ये डिक्रीज होता चला जाता है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वंडरवाल फोर्सेस कम होते चले जाएंगे, तो इसलिए एड्जॉर्प्शन भी कम होता चला जाएगा। इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और ये क्या होगा, इट फर्स्ट इंक्रीजेस, ये पहले इंक्रीज होगा, ये आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी। वो बाद में बताएंगे। इट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। किसके साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। ठीक है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियो एड्जॉर्प्शन कब बना होगा, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कैसे फोर्सेज हो, वीक वंडरवाल फोर्सेज हो। केमिकल एड्जॉर्प्शन मतलब उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गई हो। ये वीक वंडरवाल फोर्सेज है, तो यहाँ पर एंथैल्पी कम होगी, यहाँ पर एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये स्पेसिफिक नहीं होता क्योंकि कोई भी गैस किसी भी सरफेस के ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो सकती है। ये स्पेसिफिक होता है क्योंकि हर एक के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकती। इसके मल्टी लेयर है, ये कैसा है, यूनिमोलिकुलर लेयर। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ये एक रैपिड प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता रहेगा, ये पहले बढ़ेगा और फिर घटता रहेगा। ठीक है, तो यहां तक पढ़ते हैं आज, आगे बात कल करेंगे हम लोग।